नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आइए सब लोग जुड़ जाइए। आप जिन सब का भी आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ और जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं उन सब में आपका अर्थशास्त्र का वेटेज आपको देखने को मिलता है। तो आज से जो है हम इस नए बैच की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आपका नया सब्जेक्ट है। लगभग 4 से 5 क्लास में आपका ये सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस क्लास के लिंक को शेयर कर देना है, क्योंकि जैसा कि हर बार से कहते आए हैं, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। जो मेरे प्यारे भाई बहन क्लास ऑफलाइन नहीं ले पाते हैं तो उन्हें ऑनलाइन इस क्लास का लाभ मिलना चाहिए। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि एक टैगलाइन है कि जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए। क्या लाइन लिखी है आपकी? कि जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। तो आपने देखा होगा जो तपिश को झेल रहे हैं वही पौधे जो है अक्सर समाज में प्रतिष्ठित हो पाते हैं। पौधों का मतलब इंसान या व्यक्तित्व से बताया जाता है। चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं। आपने सुना होगा कि पहले भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में भी हम जानकारी लगाएंगे। और जैसा कि हमारा विषय है भारत का आर्थिक इतिहास, आज का टॉपिक क्या होने वाला है हमारा? भारत का आर्थिक इतिहास कैसा रहा था उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखिए इसमें लिख रहा है आपका क्या कि भारत एक समय में सोने की चिड़िया कहलाता था। क्यों कहलाता था? आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन के अनुसार पहली सदी, कौन सी सदी की बात चल रही है आपकी? पहली सदी से लेकर 10वीं सदी तक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्यों भारत को सोने की चिड़िया कहा था, तो आप बता देना पहली सदी से लेकर 10वीं सदी तक। कब तक की बात चल रही है आपकी? पहली सदी से 10वीं सदी तक की बात करते हैं। तो आप उसमें देखेंगे पहली सदी से 10वीं सदी तक कहां तक? जब तक भारत पर मुसलमानों का आक्रमण नहीं हुआ उसके पहले तक। आपने देखा मुसलमानों का आक्रमण होता है, मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है और भारत को लूट कर ले जाता है। उधर से ही भारत का क्षरण चालू हो जाता है, जिसमें आपने देखा वो बहुत सारा बड़ी मात्रा में धन ले जाता है। और कौन से मंदिर को लूटता है? सोमनाथ मंदिर, जो कहां पर है आपका? गुजरात में स्थित है। तो उसके पहले तक जो भारत था वो आपका सोने की चिड़िया कहलाया आपका। तो अगर आपसे पूछ लें कि बताइए किसने बताया था ऐसा, तो कहने वाले थे कौन? आपके एंगस मैडिसन ने कहा था कि पहली सदी से लेकर 10वीं शताब्दी तक की जो अर्थव्यवस्था थी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। लेकिन अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है, तो आप बता देना अमेरिका की। और भारत कौन से नंबर पर आता आपका? 5वें नंबर पर आता आपका, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं कि एक जो शब्द है कि विश्व में अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है। किसकी उत्पत्ति की बात करते हैं हम? अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है। तो देखिए विश्व में अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, तो एक शब्द है ओकस नोमस। यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इससे ही अर्थशास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है। यानी अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कहां से मानी है आपकी? ग्रीक शब्द कौन सा था आपका? ओकस और नोमस। आप देखिए यहां ओकस का अर्थ बताया गया घर से। ओकस का अर्थ किससे बताया गया? आपके घर से बताया गया है। और नोमस का अर्थ बताया गया है प्रबंध। यानी आप बताओगे घर का प्रबंध। अभी तो तभी आपने सुना होगा किसी के घर में पैसे नहीं होते हैं तो वो कहता है अर्थव्यवस्था खराब चल रही है, अर्थव्यवस्था डगमगा गई। इसका मतलब क्या है? घर की व्यवस्था नहीं चल पा रही सही से। तो अगर आपसे पूछ ले अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? घर का प्रबंध। और ये कौन सी भाषा के शब्द से आया आपका? ग्रीक भाषा के। कौन कौन से शब्द थे आपके? ओकस और नोमस। ओकस का अर्थ क्या बताया गया है? घर। और नोमस मतलब क्या बताया गया आपका? प्रबंध से बताया गया। यानी घर की व्यवस्था देखना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है ना। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं
कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर क्या आता है। आप सुनते हैं 12वीं क्लास में बच्चों का सब्जेक्ट होता है अर्थशास्त्र और हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था। तो आपसे पूछा जाएगा अर्थशास्त्र का जिसमें अध्ययन किया जाता है वही अर्थव्यवस्था का जिसमें अध्ययन किया जाए वो क्या कहलाई आपकी अर्थशास्त्र। तो जिसमें इकोनॉमिक की जो स्टडी की जाती है वही आपकी इकोनॉमिक्स कहलाती है। अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है आपका अर्थशास्त्र कहलाता है। यह आपको याद रखना है। अब आप सबसे पहले याद रखना है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, फादर्स नेम ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे आपने सुना है कि जीव विज्ञान के भी जनक हैं, भौतिक विज्ञान के भी जनक हैं, रसायन विज्ञान के भी जनक हैं, ऐसे ही किसके जनक हैं आपके अर्थशास्त्र के भी जनक माने जाते हैं। किसको, एडम स्मिथ को। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है आपके, एडम स्मिथ हैं। तो एडम स्मिथ ने 1723 से 1790 को सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के कारण उन्हें अर्थशास्त्र का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। देखिए सन 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में कहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है या किसकी पुस्तक है तो आप बता देना एडम स्मिथ की रचना है। और कब प्रकाशित हुई थी जी आपकी, 1776 में। इन्होंने इस ही बुक में अर्थशास्त्र के बारे में बताया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम जानकारी हमें कहां से मिलती है तो आप बता देना एडम स्मिथ की एक पुस्तक है जिसका नाम वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सी है आपकी, द वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने ऐसा कहा है। फिर आगे आते हैं कि अर्थशास्त्र की और भी परिभाषा दी, जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने प्रकाशित की आपकी एक जिसको बोला गया है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। यानी एडम स्मिथ ने कहा है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, धन का विज्ञान है। समझिए क्या हुआ, अलग अलग अर्थशास्त्री आए आपके, उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी। सबसे पहले एडम स्मिथ आए, उन्होंने क्या कहा, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्यों, धन से ही मनुष्य चल रहा है। याद रखना अर्थशास्त्र को जो है एडम स्मिथ ने सबसे ज्यादा धन को महत्व प्रदान किया है। मनुष्य से भी ज्यादा किसको महत्व दिया है, धन को। आज के समय में आप वर्तमान कंडीशन देख रहे हो, व्यक्ति मनुष्य को वैल्यू ना देकर धन को महत्व दे रहा है। यानी मनुष्य सेकंड प्रायोरिटी है जबकि धन क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये किसने कहा है ऐसा, एडम स्मिथ ने। इसलिए इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। ठीक है ना। अब देखिए एल्फ्रेड मार्शल आए, जब इन्होंने एडम स्मिथ ने कहा धन सर्वोपरि है, धन ही व्यक्ति के घर को चलाता है, जन्म से पहले और जन्म के बाद एक ही व्यक्ति काम आता है जो है धन। व्यक्ति को किसकी जरूरत पड़ती है, आपके धन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन फिर एक व्यक्ति उनके कटाक्ष यानी विपरीत में बोलने वाले आए जिनका नाम था मार्शल। क्या नाम था, मार्शल जी। वो वाली मार्शल कार नहीं है जी, नाम है मार्शल। अर्थशास्त्री कौन हुए आपके, मार्शल। उन्होंने कहा ये कहना गलत है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। मानव धन को कमाता है, ना कि धन मानव को कमाता है। इसलिए जो एडम स्मिथ के विरोध में परिभाषा जो उन्होंने दी थी, किसने दिया आपकी, मार्शल ने। कब दिया आपकी, 1890 में। उन्होंने अर्थशास्त्र के सिद्धांत दिए और उसमें अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा दी। तो याद रखना धन संबंधी परिभाषा किसने दी है, एडम स्मिथ ने। जबकि कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी आपकी, प्रोफेसर मार्शल ने दी। इन्होंने कल्याण के बारे में बताया कि मनुष्य का जन्म ही कल्याण के प्रति हुआ है, मनुष्य धन को कमाता है, इसलिए मनुष्य सर्वोपरि है। जो है धन गौण शब्द आया है, मतलब सेकंड प्रायोरिटी किसको दी, उन्होंने धन को दी। फिर ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन्स आए। कौन आते हैं, रॉबिन्स। देखो कहते हैं ना, तुमने किसी की काट करी है, आपका भी कोई काट करने वाला आएगा। तो जो एडम स्मिथ की काट करने आए थे कौन आपके, मार्शल। मार्शल की काट करने आ गए कौन, रॉबिन्स। रॉबिन्स क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत कहा है। उन्होंने कहा है ऐसे क्लासिफिकेशन मत करिए आप, कोई कह रहा है धन का सिद्धांत है, कोई कह रहा है मानव का सिद्धांत है। उन्होंने कहा ये आधारभूत सिद्धांत है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं।
मनुष्य है तो धन की भी आवश्यकता पड़ेगी, और धन है तो मनुष्य भी होगा, यानी दोनों को वो साथ में लेकर आए। कौन? रॉबिन्स। तो देखिए रॉबिन्स ने क्या कहा है, अर्थशास्त्र को दुर्बलता का सिद्धांत दिया। अगर आप देखिए 3 सिद्धांत आ गए। पहला है धन का सिद्धांत, किसने दिया है? एडम स्मिथ ने। फिर आप बताओ कल्याण संबंधी सिद्धांत किसने दिया है? मार्शल ने। जबकि दुर्लभता का सिद्धांत किसने कहा है? रॉबिन्स ने। कब कहा था? 1932 में। इनकी एक किताब का नाम है, क्या नाम दिया उसका? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। उसमें उन्होंने ऐसा कहा। फिर एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है प्रोफेसर सैमुअलसन। इन्होंने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा है। कौन सा कहा है इन्होंने? अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा है। विकास का शास्त्र का मतलब, अगर किसी व्यक्ति किसी देश के विकास को समझना है तो आप उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को देखकर आइए। अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए, वो उसके विकास को बता देंगे। आपने वर्तमान में जैसे आप जीडीपी देखते हैं, क्या देखते हैं आप? जीडीपी, राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, इन सब के बारे में देखते हैं तो उससे हमें देश की प्रगति का पता पड़ता है, और उसके देश की मुद्रा से भी पता पड़ता है। तो ये 3 परिभाषा, 4 परिभाषाएं हमने देख ली। कौन कौन सी? पहले एडम स्मिथ के अनुसार, दूसरा मार्शल, तीसरे रॉबिन्स, और चौथे कौन आए आपके? सैमुअलसन। फिर बात आती अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको 2 पार्ट में सेपरेट डिवाइड किया गया है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा कौन सा है? समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो। आप समझिए, आपने सुना माइक्रोस्कोप से देखी जाती है छोटी छोटी चीजें, समझना आप। माइक्रोस्कोप से क्या देखते हैं अपन? छोटी छोटी चीजें। जबकि मैक्रो मतलब बड़ी, इनसे समझे। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। तो जिसमें छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करेंगे वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है। जिसमें बड़े स्तर से बड़ी इकाइयों का अध्ययन करेंगे वो समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि मतलब समूह, आप समझिए। समष्टि मतलब समूह, जिसमें हम ग्रुप स्टडी करते हैं। क्या करते हैं अपन? ग्रुप स्टडी किसमें हो गई? समष्टि अर्थशास्त्र में। इंडिविजुअल तरीके से अपन बताएं, इकाइयों का अध्ययन किसमें करते हैं अपन? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है ना? 2 चीजें क्लियर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों, जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक गांव, एक व्यवसाय, एक फर्म, इनका अध्ययन किसमें किया जाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र में समूह का अध्ययन, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, ठीक है ना, कुल संबंध आपके इसमें अध्ययन किया जाता है। आप देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का पिता ही किसे कहा गया? आपका रेगनर फ्रिश को कहा जाता है। याद रखना आप, किसका कहा जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? रेगनर फ्रिश को कहा जाता है। माइक्रो के अंतर्गत हम बहुत छोटे स्तर पर बात करते हैं। अब याली बताया था आपको, माइक्रो मतलब स्मॉल, जिसमें छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम, या जिसको पर पर्सन इनकम के नाम से जानते हैं अपन। दूसरा मांग एवं आपूर्ति। याद रखना, मांग एवं आपूर्ति किसके अंतर्गत आएगा? आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। क्योंकि मांग, आप जितनी डिमांड करते हो उतनी ही उसकी होती है क्या? सप्लाई। अब मांग इंडिविजुअल रूप से होती है। जरूरी नहीं है कि किसी को चाय पसंद है तो हर किसी को चाय पसंद हो। कोई कॉफी भी तो पसंद कर सकता है आपका। तो इंडिविजुअल है ना आपकी, अलग अलग। कोई चाय पसंद करता है मतलब चाय की मांग बढ़ेगी, कोई कॉफी पसंद करता है तो कॉफी की मांग बढ़ेगी। जैसे मांग ज्यादा होगी वैसे ही आपकी पूर्ति होगी। और याद रखना, एक और अगर इधर बता दें, मांग और पूर्ति में, सॉरी, मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। किसमें विपरीत संबंध होता है आपका? मांग और कीमत, यानी डिमांड एंड प्राइस अपोजिट रिलेशन। कैसे? आपने कहा अगर किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम होती है। किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कैसी हो गई? कम। जैसे उदाहरण के लिए टमाटर, टमाटर की कीमत अगर 80 रुपए किलो हो जाए तो सलाद में खाना बंद हो जाता है, आया ना? फिर आप कहोगे अगर उसकी कीमत 10 रुपए किलो हो जाए तो व्यक्ति चलत फिरत में 2-3 साफ कर जाता है, क्योंकि भरपूर मात्रा है ना उसकी। जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगी, समझिए आप। इसलिए आपने कहा, आपको याद रखना, मांग और कीमत में कैसा संबंध होता है? विपरीत।
संबंध होता है मांग बढ़ने पर कीमत बढ़ जाएगी तो मांग कम हो जाएगी, और अगर आपकी कीमत कम हो जाएगी तो मांग बढ़ जाएगी आपकी। ये आपका संबंध बताया गया। लेकिन एक और याद रखना, इसका एक अपवाद भी है कुछ। कहाँ आपके एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। इसका अपवाद होता है सबसे पहले नशा की चीजें। कौन सी चीजें? नशा की चीजें, जैसे शराब पे ये नियम काम नहीं करेगा आपका। उसे अगर आप एक बोतल देते हैं तो तुरंत ही वो दूसरे की मांग करेगा। कीमत कितनी बढ़ जाए, जितनी बढ़ेगी उतनी ब्रांड खरीदता है व्यक्ति। तीसरा, विलासिता की चीजें। कौन सी चीजें आपकी? विलासिता की, लग्जरी चीजें पर ये नियम काम नहीं करेगा आपका। और अगला, धन के संचय पर। किस पर आपका? अगर उसे लगता है भविष्य में कीमतें बढ़ने वाली हैं, वहां पर आपका ये नियम, मांग वाला नियम काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा सोना है, आज उसकी कीमत मान लो 70,000 प्रति तोला चल रहा है। व्यक्ति को लगता है कि इसकी कीमत भविष्य में बढ़ने वाली है, तो उसको महंगी और खरीद लेगा व्यक्ति। तो अपने ये नियम भी, अपवाद भी याद रखना है। तो मांग पूर्ति वो भी पढ़ेंगे अपन। अगला आता है क्या? राजस्व, रेवेन्यू। इसकी भी आकलन कहाँ किया जाता है आपका? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, क्योंकि हर व्यक्ति अपना टैक्स अलग देता है। फिर आया आपका कौन सा? उपयोगिता, जिसको आप यूटिलिटी कहते हैं। उपयोगिता को ही हम हमारी आवश्यकता कहते हैं, ठीक है ना। अगला आता है कीमत सिद्धांत। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, कीमत सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र? आप बता देना। कीमत सिद्धांत आता है किसमें? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। जबकि रोजगार सिद्धांत कौन सा आएगा आपका? रोजगार सिद्धांत वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। और अगला कौन सा आता है आपका? मांग सिद्धांत। तो मांग आपका किस में आएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही आता है, ठीक है ना। और इसके पिता किसे कहा जाता है आपका? रेगनर फ्रिश को कहा जाता है। कौन से फ्रिश हैं? रेगनर फ्रिश। फिर आते हैं जॉन कीन्स। कौन सा आते हैं आपके? कीन्स आए हैं। तो देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? जॉन कीन्स को कहा जाता है। पहले व्यष्टि बता दिया आप कौन थे? रेगनर फ्रिश। समष्टि में कौन आया आपके? कीन्स आए हैं। तो इनके अंतर्गत हम बहुत बड़े स्तर पर बात करते हैं। बहुत बड़े स्तर पर आप बता सकते हैं समूह। किसकी बात करेंगे हम? समूह की बात करते हैं, यानी ग्रुप स्टडी किसमें की जाएगी? समष्टि अर्थशास्त्र में। जबकि प्रति व्यक्ति यानी इकाइयों का अध्ययन किसमें करते हैं अपन? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। इसमें आएगा नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय, योजना, प्लानिंग वगैरह इसी में की जाती है आपकी। टैक्स इसी में आएगा आपका। बजट क्या आएगा आपका? बजट, ये भी इसी में आएगा। बैंकिंग आदि इसी में आएगा आप। यानी आपसे पूछ सकते हैं, ये देखो, अगर बजट बनाते किसी एक व्यक्ति के लिए बनाते नहीं, ओवरऑल सबको देखा जाता। उदाहरण के तौर पर मानिए आप सबकी अपनी अपनी एक परेशानी है, पर अगर आप कोचिंग पर बताना चाहें कि सॉल्यूशन करो, तो इंडिविजुअल रूप से अलग अलग किसी की परेशानी को सॉल्व नहीं किया जाएगा। कोई करता है क्या? हर व्यक्ति की परेशानी है। लेकिन हाँ, इतना हो सकता है आपकी कॉमन परेशानी कौन सी है उसे सॉल्व किया। ऐसे ही भारत सरकार जो है, हर देश की गवर्नमेंट कॉमन परेशानी को ढूंढती है। किसको? समस्या को ढूंढती है? कॉमन, यानी बीच सबकी परेशानी कौन सी निकल के आ रही उनका निराकरण करते हैं। जो सभी की मुख्य समूह की समस्याएं होती हैं वो किसके अंतर्गत आती है? समष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आपसे पूछे भारत सरकार को किसकी जरूरत पड़ती है? व्यष्टि की भी पड़ती है और समष्टि की, क्योंकि जनगणना होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर। आपके घर घर जाकर आपका डेटा लिया जाता है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है। लेकिन भारत सरकार योजनाएं बनाएगी समष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो आप बता दें तो 144 करोड़। कितनी है? 144 करोड़ के समथिंग पहुंच गई आपकी जनसंख्या। और भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। ये हमें भारत देश को उपाधि मिल चुकी है। कौन सी? सबसे ज्यादा जनसंख्या। अब फिर क्या होता है, जब आपने बताया व्यष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ ली, अब अर्थव्यवस्थाएं कैसी हैं, किस देश की कौन सी अर्थव्यवस्था है, इनके आधार पर भी हम बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा साम्यवादी जिसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और तीसरी आएगी आपकी कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीनों में अंतर समझिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था आपका,
1945। कब हुआ था आपका? 1938-39 से 1945 तक हुआ। उसके बाद अमेरिका जो था वो शक्तिशाली देश बन जाता है और गुट बन जाते हैं दो। कितने बन जाते हैं? वैसे 7 महाशक्तियां थी, कुल 2 महाशक्तियां बचती हैं, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। कौन से बचते हैं? अमेरिका और सोवियत संघ बचते हैं, जिसको यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। अब क्या हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ में अपने गुटों को बढ़ाने की होड़ लग जाती है। अपने गुट मतलब जैसे बीजेपी और कांग्रेस, हर कोई व्यक्ति आपके सदस्यों को बढ़ाना चाह रहा है। ऐसे अमेरिका और सोवियत संघ में आपसी जो है विरोध बढ़ने लगता है, हथियारों की अंधी दौड़ बढ़ने लगती है। हर व्यक्ति हथियारों को बढ़ाना चाहता था। इस कारण से अमेरिका ने जो है नीति अपनाई पूंजीवादी। कौन सी अपनाई? आपकी पूंजीवादी। वो पैसे को बढ़ावा देती थी। जबकि रूस ने जो माओ की नीति थी, उधर के नेता हुए आपके माओ, उन्होंने बताया था हमें साम्यवादी को अपनाना है। किसे अपनाना है? साम्यवादी, समाजवादी, यानी समाज को लेकर चलना है। सरकारी क्षेत्रों पर अमेरिका में पूंजीवाद यानी निजी अधिकार था, जबकि रूस में समाज में चीजें बटी हुई थी। इस कारण से क्या हुआ, अमेरिका लेकर आया आपका एक योजना लेकर आता है जिसको बनाने वाला था आपका विश्व बैंक और आईएमएफ। किसने बनाया था? आपका विश्व बैंक और आईएमएफ ने बनाया था। उसका में क्या योजना थी? पहले आघात पहुंचाकर फिर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना, ये इसका रीजन क्या था कि उसमें उन्होंने पहले लोगों को पैसा दे दिया। जो इधर के गरीब देश थे, जिसको आप यूरोप कहते हैं, छोटे मोटे देश थे, इन्हें पैसा दिया उन्होंने। पैसा देने के बाद जैसे ही वो उन पे कर्ज में डूब जाते हैं, फिर विश्व बैंक और आईएमएफ ने क्या कहा, या तो आप हमारा पैसा दे दीजिए या फिर हम जो कहते हैं वो बात मान लीजिए, आप अमेरिका में शामिल हो जाइए। किस में शामिल हो जाइए? अमेरिका। आपको पता, कर्ज में डूबा व्यक्ति बात मानने को मजबूर हो जाता है। ऐसे अमेरिका महाशक्ति बनता जाता है और जो सोवियत संघ था वो उसका विघटन होने लगता है। क्योंकि आपको पता है, अपना विकास हो या घर का विकास हो, पैसे से ही होता है। और अमेरिका के पास पैसे की योजना मतलब हर चीज का निजीकरण था। निजीकरण मतलब आपने देखा होगा, अभी भारत में इसी को अपनाया जा रहा है, पीपीपी मॉडल को। हर क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है, तो आज हर चीज सक्षम है। जबकि अगर आप समूह में बांट दे, सबको फ्री में बांटने लगे तो गरीब हो जाते हैं अपन। आप 3 दिन भंडारे अन्नकूट बंटवा दो, आपके घर में राशन नहीं बचेगा, है ना। लेकिन अगर भाई पैसे में देने लगो आप, तो आप पैसे वाले हो जाओगे। फ्री बांटना मतलब गरीब होना, पैसे में देना मतलब पैसे वाले बनना। यही दोनों की नीतियां थी। इसलिए सोवियत संघ का विखंडन हो जाता है। सोवियत संघ की महाशक्ति के रूप में एक टूट जाती है और विश्व में एक ही शक्ति बचती है, जिसका नाम क्या था? आपका अमेरिका। अभी दुनिया में एक ही महाशक्ति, जिसका नाम क्या है? अमेरिका। अब किसने कौन सी अवस्था को अपनाया? देखिए, सरकार की भूमिका के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। पहली कौन सी? आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, और तीसरी कौन सी है? मिश्रित। याद रखना, पूंजीवादी को अपनाने वाला था अमेरिका, समाजवादी को अपनाने वाला है रूस। जी, इनको उदाहरण इसलिए दे रहे क्योंकि सबसे बड़े देश यही है। तीसरा कौन है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत। हम किसी से बुराई नहीं लेंगे। रूस चले गए तो कहीं हम समाज को भी देख लेंगे थोड़ा सा, तो कहते हैं जेब में पैसा होना भी जरूर, थोड़ा निजीकरण को भी अपना लेंगे। भारत है बिना तरीका, थोड़ा उनसे भी मित्रता बना के रखा हुआ है। आपने देखा रूस के साथ बुरे संबंध नहीं है भारत के, अमेरिका के साथ ही बुरे संबंध नहीं। इसलिए उसने कहा रूस से हम कुछ उनसे फायदा ले लेंगे, कुछ इनसे ले लेंगे। इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था ही कौन सी है? इसलिए भारत सबसे ज्यादा जुगाड़ों पर चलने वाला देश, संविधान भी जुगाड़ पे ही बना हुआ है ना। इसलिए अर्थव्यवस्था भी काय पे चल रही है? जो इतने का होता है उतने का होता है। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। कैसी है? तो अगर आपसे पूछ ले मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? हमारा भारत। विकास के आधार पर, किसके आधार पर? विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था की बात करें तो विकसित देश होते हैं, विकासशील होते हैं, और अल्प विकसित। अगर हम भारत की बात करें तो भारत है हमारा कौन सा? विकास। अमेरिका कैसा देश है? विकसित, जो पहले से ही डेवलप हो चुका है, उसे अब जरूरत नहीं है, ये कर रहा है, उस होड़ में आ रहे हैं गिनती बीच वाले व्यक्ति। और ये कौन सी है? अल्प विकसित, जहां भी विकास की शुरुआत हुई ही नहीं। फिर आता है विश्व के साथ संबंधों के आधार पर। तो आप जानते हैं एक बंद अवस्था होती है, बंद अर्थव्यवस्था, और एक होती है खुली। दोनों को समझिए। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है आप अपने देश से ही आयात निर्यात करते रहो, आप किसी अन्य देश से ना तो सामान खरीदोगे ना उनको बेचोगे।
तो वो देश कहलाती है जिनमें दूसरे देश से ना तो आयात किया जाता है ना ही निर्यात किया जाता है। आयात मतलब इंपोर्ट यानी खरीदना होता है, निर्यात मतलब क्या करना होता है, बेचना, एक्सपोर्ट करना। जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो आपकी अर्थव्यवस्था हो जाएंगी बंद। जैसे आपने बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं ना, आप ट्रांजैक्शन नहीं करते तो बैंक आपके खाते को बंद कर देता है। ऐसे ही खुली अर्थव्यवस्था, आप आयात भी कीजिए और निर्यात। आज जो देश विकसित हैं या विकासशील हैं उनने सबसे पहले इसी अर्थव्यवस्था को अपनाया, खुली अर्थव्यवस्था को। हम तुमसे पैसे मांगे, तुम हमसे पैसे मांगो, हमें जरूरत पड़ जाए तो हम तुमसे ले लेंगे, तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें दे देंगे। इसी से बढ़ता है विकास व्यक्ति का। याद रखना, पहले चीन भी विकास नहीं कर रहा था, चीन ने भी अपनाई कौन सी अर्थव्यवस्था, खुली। और आप देखोगे भारत में नई आर्थिक नीति आई थी 1991 में। कब आई आपकी? 1991 पीवी नरसिम्हा राव जी लेकर आए थे। फिर आगे हम पढ़ेंगे, वो 3 शब्द लेकर आए थे आपके, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब ही क्या था? अपनी अर्थव्यवस्था के द्वार खोल देना, जिससे विदेश की कंपनियां भारत में आए, निवेश करें। ये हम पढ़ेंगे किसमें? आपकी पंचवर्षीय योजनाओं में। फिर आगे आता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था की संरचना का ढांचा कैसा हो? तो पहला कौन सा आएगा आपका? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और थर्ड। अब थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन आएगा आपका। तो प्राथमिक क्षेत्र में वो आएगा जो प्रकृति से हमें डायरेक्टली प्राप्त होता है, ठीक है ना। जैसे आप उसमें बताओगे प्राथमिक क्षेत्र में आपका होगा पेड़, जल, वायु, कोयला। ये कहां से प्राप्त होता है? अपने प्रकृति से, जो डायरेक्ट आप निकाल रहे हैं उससे। लेकिन जब आपसे पूछा द्वितीय क्षेत्र, अब इनसे हम जो निर्माणी चीज बनेंगे, इसमें निर्माण वाली चीजें आएंगी भैया। इसमें कच्चा माल आएगा आपका। क्या आएगा आपका? आप वनों से लकड़ियां काटी आपने, वो रॉ मटेरियल है, कच्चा है, कोई फायदेमंद नहीं, आग लगा सकते हो केला आप। लेकिन उसे ही आप घर ले आए, घर लाने के बाद आपने प्लाई बनवा दी, अब तो फर्नीचर तैयार हो जाएगा। वो उधर होगा कौन सा? निर्माण, निर्माणी उद्योग। जिस कौन से उद्योग आते हैं इसमें? निर्माणी उद्योग। जैसे आपने कहा कोयला, कोयला से फैक्ट्री में लाकर बनाई जाती है बिजली, ठीक है ना। जल, जल को भी आपने कहा पैकिंग वगैरह की जाती है, उससे भी उत्पाद बनाए जा रहे हैं आपके जल से। तो अगर आपसे पूछा जाए निर्माणी यानी कच्चा माल कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र। जबकि निर्माणी उद्योग जिसमें वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, यानी पकी हुई चीजें जिनका निर्माण हो जाता है, वो किस में आएंगे? आपके द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। जैसे फर्नीचर बता सकते हैं आप, कौन सा हो जाएगा? फर्नीचर, भवन निर्माण, ये आपके जिनका निर्माण हो जाएगा। तीसरा कौन सा क्षेत्र है? तृतीय। अब इसमें जो निर्माण करेगा आपका, वो इन दोनों के मध्य कड़ी का काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या है, तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को आपस में मिलाने का काम कौन सा क्षेत्र करता है? तृतीय। इसी में आएगा आपका परिवहन। क्या जाएगा आपका? परिवहन, जिसको आपने वाणिज्यिक नाम सुना होगा। जिनने कॉमर्स लिया है, कॉमर्स का मतलब ही होता है वाणिज्य। वाणिज्य मतलब आप कौन कौन सी चीजें आएंगी? परिवहन। अब उदाहरण देखो, परिवहन आपने कहा कच्चा माल उद्योग तक लाना भी तो पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। फिर आएगा आपका बैंक, अब पैसा भी तो ट्रांसफर करोगे आप। बीमा, परिवहन हो गया, बैंक, बीमा। इसी में आएगा आपका संचार, जिसको कम्युनिकेशन आप बताते हो। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? आपके तृतीय क्षेत्र। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के मध्य महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा क्षेत्र अपनाता है, और आज आप देख ही रहे हो परिवहन, बैंक, बीमा, संचार, ये सबसे ज्यादा आपका योगदान निभा रहे हैं। इसलिए कॉमर्स तुमने देखा होगा, कॉमर्स केवल सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या करता है? आपका सर्विस प्रोवाइड करेगा आपका, और कोई काम नहीं। ना तो वो किसी को बनाता है, ना किसी को वो बेचता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब आगे हम बात करते हैं जैसे प्राइमरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर है आपका? प्राइमरी सेक्टर में कौन आ जाएगा आपको? फिशिंग, मछली उत्पादन, फार्मिंग, कृषि हो गया आपकी, और माइनिंग मतलब खनन। ये आपके सब इसी में आएगा आपका। तो देखिए, जैसे आप बता सकते हैं, पहला अपन ने कौन सा बता दिया? मछली उत्पादन, ठीक है ना। दूसरा कौन सा हो गया आपका? कृषि। तीसरा कौन सा हो जाएगा? माइनिंग यानी खदान, ठीक है ना। अब
कौन सा आ गया आपका सेकेंडरी, जिसमें मैन्युफैक्चर किया जाता है। क्या किया जाता है आपका मैन्युफैक्चर, कच्चा माल लाया जाएगा उससे बनाया जाएगा, जैसे कार फैक्ट्री। कौन सा आ जाएगा आपका कार फैक्ट्री। पार्ट्स तो सबके अलग अलग बने ना, पार्ट्स क्या बने आपके अलग अलग, लेकिन उन्हें सबको लाकर एक जगह जोड़ दिया तो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर कर देना, ठीक है ना। जैसे ब्रेवरी, फ्लोर मिल, ये सब किस में आएंगे आपके सेकेंडरी में आएंगे। और थर्ड में कौन आएगा आपका सर्विस, जैसे बैंकिंग, रिटेल शॉप मतलब थोक व्यापार इसी में आ जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा आपका रेस्टोरेंट, मतलब ये केवल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, क्या करते हैं। ये तीनों क्षेत्र इसी में आएंगे आपके, यानी अपने बताते सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कितने 3 सेक्टर हैं आपके। फर्स्ट कौन सा है प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड, जो अपन ने पढ़ा था। यानी प्राइमरी मतलब जिसमें अपन जो रॉ मटेरियल रहेगा आपका, सेकंड आपने बताया मैन्युफैक्चर होगा उसका, और थर्ड कौन सा हो जाएगा आपका तो सर्विस देंगे आपको। फिर आगे आता है जैसे अपन ने माइनिंग, क्या आया था आपका माइनिंग, जैसे आपने बताया कोयला निकाल रहे हो आप, लोहा निकाल रहे, खदानें होती जहां से प्राप्त किया जाता है। आपने मतलब मिनरल्स जैसे ऑयल वगैरह, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। कौन सा हो गया आपका फॉरेस्ट्री, यानी आपने वनों से जो लकड़ियां प्राप्त की जाती हैं। फिशिंग मछली उत्पादन, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, आप ये सब उसी में आ जाते हैं आपके। फिर आगे की बात करते हैं अपन, जैसे अब आपने बताया और ढांचा तैयार होगा। अब अपने प्राइमरी सेक्टर तो बता दिया, सेकेंडरी में देखो आप विद्युत उत्पादन कर रहे हो, ठीक है ना। अब उसका उपयोग कहां पर किया जाता है फैक्ट्रियों में। फैक्ट्रियों में चीजों का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है निर्माण। उदाहरण के लिए आप बता सकते हैं जैसे अपने बीना रिफाइनरी किस देश के सहयोग से लगी है, ओमान देश के सहयोग से। आपने देखा भारत पेट्रोलियम, उधर पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है, उससे आपकी गैस, पेट्रोल, डीजल, ग्रीस ये सब बनाया जाता है। उधर ही पास में लगी आपकी सीमेंट फैक्ट्री एसीसी, कौन सी लगी आपकी सीमेंट फैक्ट्री एसीसी, जिसमें सीमेंट बनाया जा रहा है। तो ये मैन्युफैक्चर किए जाए ना जो प्रोडक्ट जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो इतना आप बता सकते हैं जिनका रॉ मटेरियल मिलेगा वो प्राइमरी सेक्टर में, जो यूज वाली चीजें बनेंगी वो सेकेंडरी सेक्टर में बनती है आपकी। और जो आप तक पहुंचा देगा यानी उपभोक्ता से उत्पादक, यानी उत्पादक सामान बनाता है, उपभोक्ता उपयोग करता है, इन दोनों तक पहुंचाने का काम करता है, वो कहलाता तृतीय क्षेत्र, ठीक है ना। अब देखिए ये आपके सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपने बता दिया वकील हो गया, कौन हो गया आपका वकील, वो भी सर्विस प्रोवाइड करता है, चाहे बैंकर मान लीजिए, चाहे आपका इंजीनियर मान लीजिए, सब क्या कर रहे हैं आपके सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको पेशा होता है काम करने का, ठीक है ना। अब देखिए अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किसका वर्गीकरण आता है आपका अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की बात करें तो हमने पहले ही देख लिया 3 प्रकार से है। कौन कौन सा आपका पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से निजी क्षेत्रों द्वारा निभाई जाती है। अब देखो भैया याद रखना है, जो व्यक्ति पूंजीवाद को अपनाता है वो उसके घर में पैसे की कमी नहीं होती है। जो व्यक्ति समाजवाद को अपनाएगा उसके पैसे में 12 मासी कमी रहेगी घर में। और तीसरा जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वहां का जीवन स्तर बस पटरी पे चलेगा, ऊपर नीचे, ज्यादा विकास वो नहीं कर सकता। इसलिए तुमने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जियो के रेट बढ़ गए, रिचार्ज महंगा हुआ, क्यों ना बढ़े, उसकी घर की चीज वो फ्री में दे दे तो फ्री में ले ली तुमने। जब फ्री मिला जब नहीं कहा था कि जियो कितना मेहरबान हो रहा है, कहा था किसी ने, बस सब कहते मजा आ रहा है, फ्री में चीजें मिल रही हैं। मजा भी एक होती है सजा, पहले मजा ले लो और आप सजा करो। इसलिए आप देखो, आपने देखा सबसे ज्यादा इंडिया में अब प्राइवेटेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों? आपने देखा जैसे रेलवे हो गया, विद्युत विभाग हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब कैसा सेक्टर हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट चीजें ही इसको डेवलप कर रहे तो आपको सुविधाएं मिल रही। सबसे पहले याद रखना, अगर निजीकरण होगा तो देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, उसके साथ साथ देश विकास करेगा। क्या करेगा? विकास करेगा। अब विकास करेगा तो जो लोग काम करने नहीं जाते थे वे भी काम करने जाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निजी, इसमें कौन से अधिकार होते हैं आपके? निजी अधिकार, लोगों को संपत्ति का अधिकार दे दिया जाता है। दूसरा आप बताओ कि स्वतंत्र होता है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है, मुझे किसका निर्माण करना है नहीं करना है, वो स्वतंत्र होगा आपका।
हस्तक्षेप, कोई उसके मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता। नहीं तो तुम क्या नहीं देते जियो वाले, मतलब सरकार कह देती नहीं नहीं तुम बैलेंस मत बढ़ाओ, सस्ता कर लो। सरकार हस्तक्षेप कर सकती है क्या? नहीं, उसकी पर्सनल संपत्ति है, वो महंगा करे तो महंगा हो जाएगा, सस्ता करे तो सस्ता। सरकार को भी फायदा, सरकार टैक्स लगाने बैठी है। सरकार क्या कर देती है? टैक्स लगा देती, तुम बढ़ाओ, तुम्हारा भी फायदा और हमारा भी फायदा। उसे पता है जो लोग फ्री में उपयोग कर रहे हैं वे लोग भी अब पैसा देंगे। अगला कौन सा है आपका? बाजारी अर्थव्यवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो याद रखना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? बाजारी अर्थव्यवस्था। ठीक है ना। अब देखिए, अर्थात उत्पादन की गतिविधियों में निजी क्षेत्रों का अत्यधिक महत्व होता है। जैसे आपने देखा टाटा, टाटा का नाम सुना आपने? टाटा आयरन स्टील कंपनी कहां पर है आपकी? जमशेदजी टाटा, झारखंड। कहां पर है आपकी? झारखंड। तो देखिए, पूंजीवाद के अंतर्गत दो बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहला है उत्पादन अधिक हो और दूसरा प्रॉफिट भी अधिक हो। मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है और ज्यादा से ज्यादा ही प्रॉफिट अर्न करना है। इसलिए तुमने देखा होगा जियो हुआ, जियो ने सबसे पहले, जो रिलायंस आई थी आपकी कंपनी, पहले सिम चलती थी रिलायंस। कौन सी आई थी आपकी? रिलायंस। रिलायंस इतनी मार्केट में नहीं चल पाई क्योंकि वो लॉस में जाती थी। उन्होंने नए चेंज कर दिया, जियो लेकर आए। जियो को पता पड़ा कि सबसे पहले फ्री चीजें दी थी आप। उन्होंने पहले एरिया वाइड किया, उन्होंने कहा जितने ज्यादा यूजर होंगे, पहले क्या बढ़ाया उसने? यूजर बढ़ाया। यूजर बढ़ाने के बाद अपनी पॉलिसियां लेकर आया। तो उसने बताया सबसे पहले उत्पादन कैसा होना चाहिए? अधिक। प्रोडक्शन ज्यादा किया उन्होंने। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो फिर प्रॉफिट भी ज्यादा ही होगा। ये अपने याद रखना उत्पादक। अब इसमें क्या होगा? जो लोग घर पर बैठते थे वे भी आज रोडों पर हैं, काम कर रहे हैं। पैसा होना चाहिए, नहीं तो मोबाइल में बैलेंस नहीं आने वाला है कल से। इसलिए तुमने देखा होगा इसमें क्या होता है? तानाशाही चलती है। क्या चलती है? तानाशाही। व्यक्ति शांति से बैठकर कुछ नहीं कर सकता, उसे भविष्य में काम करना ही पड़ेगा। किसमें? पूंजीवाद में। पैसा कमाना है तो पैसा कमाना भी पड़ेगा। ठीक है ना। फिर इधर बात करते हैं अपन समाजवाद की। किसकी बात करते हैं? समाजवाद। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन की क्रियाओं की मुख्य भूमिका सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा निभाई जाती है। अब सबको बांटे जाएंगे सरकार फ्री में, और सभी को साधनों पर उत्पत्ति के पूरा अधिकार होगा। अब जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादनों के साधनों पर सरकार या समाज का स्वामित्व होता है तथा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन समाज कल्याण के लिए होता है, इसे ही साम्यवादी या जनवादी अर्थव्यवस्था भी कहती। अब इस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर पूरे समाज का अधिकार होता है। इसलिए तुमने देखा हर जगह देखो सामुदायिक भवन क्या बनाए जाते सरकार द्वारा? सामुदायिक भवन। वहीं तुम भी शादी करवा लो, वहीं से जाके दूसरे भी करवा लें, बस साफ सफाई करके घरे आ जाइए। वे भी फिर कछु साफ सफाई करते हैं, कुछ साफ सफाई नहीं करें। लेकिन वहीं अगर तुम देखो कोई होटल हो 5 स्टार, वहां में तुम भी साफ सफाई से कपड़े पहन के जाते हो, तो साफ सफाई के तुमसे पैसे ले लेते हैं और होटल की हो जाती है क्या? साफ सफाई। याद रखिए आप, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पैसा लिया जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में चीजें निःशुल्क दी जाएंगी। कैसे दी जाएंगी? निःशुल्क। जब निःशुल्क मिलेंगी तो कोई पैसा देगा क्या? जैसे आप पहले के समय में देखो सबसे ज्यादा लॉस में जाने वाला सेक्टर था रेलवे। कौन सा था? और आज सबसे ज्यादा प्रॉफिट का सेक्टर कौन सा है? रेलवे। क्यों? पहले सरकारी चीजें थी, आज प्राइवेट हो गई हैं। उन्होंने अब पैसे को बढ़ावा दे दिया। पहले जनरल कोच होते थे, आज सबसे ज्यादा स्लीपर कोच। फैसिलिटी बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ये सरकार ध्यान देती है। आगे देखिए, इसके अंतर्गत जो है राज्य के द्वारा वितरण एवं कल्याण पर ध्यान दिया जाता है। मतलब सरकार जिसमें थोड़ी बहुत सब्सिडी दे रही है आपको, उन चीजों को रखा जाता है। जैसे आपने कहा इंडियन ऑयल, आप देखिए बहुत ही जल्दी जो इंडियन ऑयल है ये आपकी गैस लाने वाला है। पेट्रोल तो आपने देखे ही है, ये हर शहर इससे लिंक हो जाएगा। अभी आप जो गैस की टंकी भरवा रहे हैं, कुछ दिन बाद ये बंद होने वाली है। आपके नल के जैसे कनेक्शन होते हैं, ऐसे ही पाइपलाइन बिछाई जा रही, गैस कनेक्शन हो जाएंगे। मोबाइल का बिल आता है ना, ऐसे गैस का बिल आएगा। अभी तो आप नहीं है तो टंकी उठा का भर वाला है, नहीं है तो चूल्हा जला लिया। कुछ समय बाद जब ऐसे मोबाइल का बिल आएगा, ऐसे इसके बिल आएंगे। बहुत से शहरों में चालू हो गई आपकी चीज। फिर आप जितने सारे क्षेत्र देख पा रहे हैं, ये सब किस में आएंगे? आपके समाजवादी अंतर्गत। मतलब सरकार इसमें थोड़ी बहुत आपको छूट देती है। अब देखिए, चीन सैद्धांतिक रूप से समाजवादी देश अर्थव्यवस्था है, किंतु व्यावहारिक रूप से ये पूंजीवादी है। समझो चीन कैसा है?
देखने पर है समाजवाद, लेकिन अंदर से वो क्या कर रहा था, पूंजीवाद को अपनाता है। ये याद रखना चीन की विशेषता है। देखने पर तो वो समाजवादी रूस को पॉलिसी अपनाई थी उसने, लेकिन जब उसे लगा कि रूस के हाथ पैर उखड़ गए थे, उस समय रूस अलग हो गया आपका, तो उसने पूंजीवाद को अपना लिया। किसे अपनाया? पूंजीवाद को अपनाने वाला कौन सा है आपका? रूस। आप देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवाद में क्या अंतर आपको देखने को मिलेगा, यानी दोनों को अगर मिला दें, पूंजीवाद को और समाजवाद को, हमारी तैयार हो जाती है कौन सी, और इसके ही आधार पर काम करती है हमारी भारत सरकार। इसलिए तो कहा गया पीपीपी, तीन नाम सुनते हो आप। आज भारत में निर्माण किया जा रहा है पीपीपी मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब है प्राइवेट निजी कंपनियां और सरकार दोनों के सहयोग से काम चल रहा है। और सबसे बड़ा उदाहरण तो आपको पता है कमलापति रेलवे स्टेशन बंसल कंपनी ने बनाया है, ठीक है ना, और ट्रेनें चलवा रही सरकार, दोनों का पैसा पा रहा है। उसने स्टेशन बना दिया, इन्होंने ट्रेनें चलवा दी। अब बिल भी पैसा जनता को देना है, सुविधा नाम सरकार का हो रहा है, काम कंपनी का हो रहा है। फायदा कौन ले रही है? कंपनी, ठीक है। सुविधाएं किसको मिल रही है? जनता को। आप देखिए इसमें समिति और आयोग की कुछ सूचियां दी गई, इनको अपने बहुत अच्छे तरीके से नाम याद रखना है, कौन सी समिति है और किससे संबंधित आई है। तो सबसे पहले जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, और 1947 में आजाद होने के बाद पहली संविधान सभा का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बनाए गए थे आपके? सच्चिदानंद सिन्हा जब अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग होती है, तो उसमें क्या होता है, आपकी जो मुस्लिम लीग है उसका बहिष्कार कर देती है और उसका कोई महत्व नहीं करता है। फिर उसके बाद आपके राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए जाते हैं और वो स्थायी मेंबर बनते हैं। फिर क्या होता है, भारत में विरोध चल रहा था, क्योंकि हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए थे। स्वतंत्र होने के बाद इधर कुछ ब्रिटिश प्रांत थे भारत में। क्या थे आपके? ब्रिटिश प्रांत किसे कहा गया है? जिन पर अंग्रेजों का अधिकार था, वो ब्रिटिश प्रांत कहलाए। तो अब भारत का विभाजन कैसे हो, तो मांग उठने लगी थी कि भारत का विभाजन भाषा के आधार पर होना चाहिए। किसके आधार पर होना चाहिए? भाषा के आधार पर होना चाहिए। इसलिए इस मैटर को सुलझाने के लिए जो आपके राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिसका नाम था आपका एस.के. धर आयोग। कौन सा आयोग आया आपका? एस.के. धर आयोग आया, जिसे बनाया गया था कब? 1948 में। और इसने भाषाई प्रांत आयोग का सुझाव दिया था। क्या सुझाव दिया था? भाषाई प्रांत आयोग का सुझाव दिया। अब इन्होंने बताया बनना चाहिए, लेकिन लास्ट में इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कह दिया था कि भारत का विभाजन प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रशासनिक आधार पर। फिर उसकी जांच करने के लिए, याद रखना, एस.के. धर आयोग समिति की जो रिपोर्ट थी उसकी जांच करने के लिए कमेटी बनाई, कौन सी? जेबीपी कमेटी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। कौन कौन बने आपके? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। ये 3 सदस्यीय समिति बनाई गई 1948 में। इसमें कहा गया कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार को खारिज कर दिया इन्होंने कहा था सर्वे करी, जो इन्होंने रिपोर्ट दी वही इन्होंने कह दिया। फिर इसको देखते हुए भारत में दंगे फसाद होने लगे। क्या होने लगे थे? दंगे फसाद होने लगे। तब तक भारत में चुनाव आ गए थे। क्या आ गए थे आपके? 1948 के बाद 1949 में हमारा संविधान लिखा गया था। 26 नवंबर 1949 आंशिक रूप से लागू हो गया। लागू होने के बाद 1950 में पूरा ही संविधान लागू हो गया और प्रधानमंत्री बन जाते हैं कौन आपके? प्रधानमंत्री किसे बना दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। और भारत में दंगे फसाद चालू हो जाते हैं। फिर राजेंद्र प्रसाद फोन लगा के कहते हैं कौन से? जवाहरलाल नेहरू से, क्या कर रहे हो भैया, इतनी मेहनत से तो सरकार बनाई है। क्या बनाई है? सरकार, और वो भी हलचल में चल रही है। व्यवस्थाएं सुधारो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि उस समय आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति थे जिसका नाम क्या था? रमैया, सीतारामैया। वो सीतारामैया एक नेता थे, अनशन पर बैठे हुए थे और उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? 57 दिन की अनशन पर बैठते, सब कुछ छोड़ देते, खाना पीना, और 58 दिन उनका ट्रांसफर हो जाता है और वे ऊपर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो ऊपर पहुंचते, आपको पता आम व्यक्ति मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर कोई राजनेता चला जाए फिर पूरा बवाल मच जाता है और दंगे फसाद होने लगे।
उस कारण से ही फिर क्या हुआ, आपका नए राज्यों का गठन हुआ और सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्य बना था आंध्र प्रदेश। कौन बना आपका? अक्टूबर 1953 को आंध्र भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया, किसे? आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। फिर क्या हुआ, तुम्हें पता एक और चीज होती है, अगर सभी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एक व्यक्ति मिल जाए तो सभी दिक्कत होती है। आंध्र प्रदेश को जैसे ही भाषाई आधार राज्य घोषित किया तभी पूरे भारत में और ज्यादा दंगे होने लगे। उन्होंने कहा हम अलग से आए, मतलब एक ने के राज्य से मर गए तो बिना राज्य बना दिया, और सब क्या करेंगे, तो भारत में और ज्यादा दंगे फसाद होने लगे। उन दंगे फसादों को सुलझाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि अब हम एक आयोग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आयोग बनाएंगे जो जांच करेगा कि भारत में किस हिसाब से कितने राज्य होना चाहिए। इसलिए वो लेकर आया आपका कौन सा? फजल अली आयोग। कौन सा आया आपका? 58 में अक्टूबर 1953 में राज्य बना था आपका, तुरंत ही फजल आयोग बना दिया। कब? 1953 में। अब ये कार्य करेगा। इसमें 3 व्यक्ति थे आपके फजल अली आयोग में। कितने व्यक्ति थे आपके? जो फजल अली थे, जो इलाहाबाद के जो आप याद रखें, इनके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का कोई ना कोई न्यायाधीश होता है आपका। फिर इसमें 3 व्यक्ति थे। उसके बाद कब बना दिया आपका? 1953 में। इसने बनाया क्या? राज्यों का पुनर्गठन। तो इसी ने 1955 में, कब? 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद वो लागू हुई 1956 में, 1 नवंबर 1956, जिसमें भारत में जो है राज्यों को उन्होंने कहा कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। कहने के बाद फिर 1956 में लागू हो जाते, जिसमें ही हमारा मध्य प्रदेश कौन सा बनता है? मध्य प्रदेश की जो स्थापना दिवस मनाई जाती कब? 1 नवंबर। इतना क्लियर? राज्यों का पुनर्गठन हो गया। यदि याद रखना, पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे कहा गया है? फजल अली को। इसी को इसलिए नाम दे दिया एक और, क्या? फजल अली आयोग। इसी को राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं अपन? राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से किसको जाना जाता है आपका? फजल अली आयोग को जाना जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति आए थे, बलवंत राव मेहता समिति। कौन सी समिति बनाई गई आपकी? बलवंत राव मेहता समिति। कब बनी आपकी? 1957। उन्होंने कहा विकास कैसे हो, तो उसके लिए उन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था लेकर आए, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था आई। तो याद रखना, पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राव मेहता समिति। फिर आया आपके कौन? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी आती है आपकी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कब आती है आपकी? 1976 में, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया गया था। तो याद रखना, मौलिक कर्तव्यों को जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया है वो किसके आधार पर किया गया था आपका? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। फिर अगला आता है अशोक मेहता समिति। कौन सी समिति आई आपकी? अशोक मेहता समिति। कब आई आपकी? 1977 में, जिसमें 2 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया गया था। कौन सी स्तरीय आपकी? जे थी आपकी त्रिस्तरीय, जे है 2 स्तरीय। त्रिस्तरीय बलवंत राव मेहता समिति, 2 स्तरीय कौन से बताई आपकी? अशोक मेहता समिति। फिर आया आपके LV सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति। इसने दिया था आपका क्या? पंचायती राज से संबंधित ही है, जो 1986 में आई थी। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज समिति से संबंधित है या नहीं है? पंचायती राज। अगला आता है सरकारी आयोग। कौन सा आयोग है आपका? सरकारी आयोग। ये कब आया था आपका? 1983। इसने बताएं क्या? केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में इन्होंने बताया था। फिर आया काका केलकर आयोग। कौन सा आयोग आया आपका? अरे बोलो, कौन सा आयोग आया था? काका केलकर आयोग। कब? 1953 में, जिसने प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित जानकारी दी थी। आज आप देख रहे हो SC/ST आयोग है, पिछड़ा आयोग है, महिला आयोग है, ये सब आयोगों के बारे में बताया है। के संतानम समिति। कौन सी समिति आपकी? के संतानम समिति कब आई थी आपकी? 1962 में। ये किससे संबंधित थी आपकी? भ्रष्टाचार विरोधी समिति थी। तो अगर आपसे कोई पूछता है भ्रष्टाचार विरोधी समिति कौन सी है आपकी? के संतानम समिति। कब आई थी आपकी? 1962 में आई आपकी। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए कोठारी आयोग आया आपका।
कौन सा आयोग आता है आपका? कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग कब आया था आपका? आप बताएंगे 1964 में। किससे संबंधित है आपका? शिक्षा से संबंधित है। अगला आया आपका कपूर समिति, कब आई आपकी? 1966 में। गांधी जी की हत्या से संबंधित पूछताछ समिति है। याद रखना कौन सी समिति है आपकी? कपूर समिति। कब आई? 1966 में। किससे संबंधित थी? गांधी जी की हत्या की संबंधित। राज्य समिति 1972 में। कृषि जोत से कर, कृषि जोत कर, कृषि जोत कर मतलब कृषि पर पहले टैक्स लगाया जाता था, बाद में फिर उसे जो है अब टैक्स से दूर रख दिया गया। मतलब आपका एक ही ऐसा विभाग है जिसमें टैक्स नहीं लगता आपका, कृषि फसल पर कभी भी टैक्स देना नहीं पड़ता है। लेकिन भगवती समिति, कौन सी समिति आई आपकी? कब आई? 1973 में। ये बेरोजगारी से संबंधित है। किससे संबंधित है? बेरोजगारी से संबंधित है। फिर आई आपकी कब? MN बोहरा समिति। ये 1977 में राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित है। गोईपोरिया समिति 1990 में बैंकिंग सुधार से संबंधित। किससे संबंधित है आपकी? बैंकिंग सुधार से संबंधित है आपकी। आगे सुंदर राजन समिति, कौन सी समिति है आपकी? ये 1994 से 95 में आई आपकी। खनिज तेल में सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है आपकी? खनिज तेल में सुधार से संबंधित है। भंडारी समिति, ये भी 1994-95 में आई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित है। फिर कौन सी आती है आपकी? नानावती मेहता आयोग 2002 में आया, गोधरा ट्रेन और गुजरात दंगों से संबंधित है। ये इंपोर्टेंट तरीके से अपने नाम याद रखना है। कौन सी समिति आपकी? नाना भगवती मेहता आयोग। 2002 में आपने देखा गोधरा ट्रेन हादसा हुआ था आपका, ठीक है ना, और गुजरात में क्या हुए थे आपके? दंगे। इसी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था नरेंद्र मोदी का। किसका योगदान था आपका? नरेंद्र मोदी का। ये आपने देखा 3 बार वो वहां के मुख्यमंत्री बन चुके थे, 4थी बार वो प्रधानमंत्री बने। तो कुछ ना कुछ सामने वाले का योगदान रहा हुआ कि नहीं। तेंदुलकर समिति, कौन सी समिति आपकी? तेंदुलकर समिति कब आई आपकी? 2004 में। गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित है। इसने जानकारी सर्वे की कि भारत में गरीबी रेखा के अंतर्गत कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। तो एक बार जो है आप इसको पढ़ लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये तो हमने समितियां पढ़ ली थी कौन कौन सी हैं। अब इसके बाद आता है आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास। अब आधुनिक भारत में हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं। देखिए, आधुनिक भारत में परिवर्तन आता अंग्रेजों के आने के बाद। किसके आने के बाद? तीनों चीजें आप जानते हैं। जहां भारतीय शासकों का समय था उसे प्राचीन इतिहास कहा गया है, जहां मुसलमानों का शासन आ गया उसे मध्यकाल कहा गया है, और जहां अंग्रेज आ गए हैं वो कौन हो गया आपका? आधुनिक इतिहास हो गया है। और कृषि में आज आप जो देख रहे हैं देश में विकास हो रहे हैं वो अंग्रेजों की देन है। किसकी देन है आपकी? अंग्रेजों की देन है। कुछ लोग अंग्रेजों का आना अच्छा भी मानते हैं, कुछ लोग अंग्रेजों का आना बुरा भी मानते हैं। अगर अंग्रेज ना आते तो इतना विकास अपन नहीं कर पा रहे। आप देखिए, भूमि व्यवस्था लेकर आए अंग्रेज। आप क्या लेकर आते हैं? भूमि व्यवस्थाएं, जिसमें भारत में अंग्रेजों ने जो भूमि व्यवस्थाएं लागू की थी उनका विवरण अपन देखते हैं। जैसे आपने कहा स्थायी बंदोबस्त, कौन सा आता है आपका? स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था, और आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इन व्यवस्थाओं के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि अंग्रेज जब आए थे वो अपनी व्यवस्था लेकर खुद ही आए थे। और क्यों इनकी जरूरत पड़ी, पहले तो बात ये आती, क्यों अंग्रेजों को भूमि पे ध्यान देना पड़ा? वो तो बढ़िया व्यवस्थाएं कर रहे थे, आपका व्यापार भी अच्छा चल रहा था उनका। तो याद रखना 1853 भारत में रेलवे लाइन आई थी आपकी।
क्या आई थी आपकी? रेलवे लाइन। अब रेलवे लाइन लाना है तो पैसा भी लगेगा। अब पैसा लगेगा तो पैसा आएगा कहां से? तो अंग्रेज लेकर आया आपकी कृषि व्यवस्थाएं। क्या लेकर आए? कृषि। अब उन्होंने कहा किसानों से ही पैसा आएगा, और उधर से ब्रिटेन सरकार ने घोषित कर दिया था कि हमें निश्चित तौर पर लाभांश चाहिए, आपको 10 लाख प्रति साल पैसा हमें देना पड़ेगा, कमा कर दो हमें। जो आप संविधान उसमें पढ़ते हैं तो देखिए पहले क्या लेकर आया वो? स्थायी बंदोबस्त। अब जब स्थायी बंदोबस्त आए, इसके पहले आपको याद रखना है भारत में क्यों जरूरत पड़ती है इसकी? तो दूर दराज क्षेत्रों से कंपनियां भारत में राजस्व एकत्रित करती हैं, और राजस्व एकत्रित करने में उनका जो लाभांश है वो इतना नहीं बढ़ पाता है। इसलिए जो सरकार है, जो अंग्रेज थे, उन्होंने कृषि पर ध्यान दिया। किस पर ध्यान देते हैं वो? आपके कृषि। और कृषि पर जो थे सामान्य लोग रहते थे, किसान रहते थे, किसानों के जीवन को प्रतिकूल प्रभाव डाला था उन्होंने। ये अंग्रेजों की जो नीतियां आई ना, भूमि व्यवस्था, किसानों के जीवन पर कैसा प्रभाव डाला? और उसने प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिसके कारण जो हुआ आपका 1765, याद रखिए आप, अंग्रेजों ने सबसे पहले लड़ाई लड़ी थी कौन सी? प्लासी का युद्ध। 1757 कौन सा हुआ आपका? 1757 प्लासी का युद्ध, जिससे अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं यार, हम लड़ाई लड़ेंगे, थोड़ा बहुत क्षेत्र तो जीत ही लेंगे। उसके बाद दूसरा बड़ा युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है आपका? बक्सर का युद्ध 1764। अब जब पहली बार लड़ाई लड़े थे तो अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया था, सेटलमेंट किया था बस। लेकिन जब बक्सर का युद्ध होता है, कब? 1764 में। 1764 के बाद फिर इसका सुलझ जब होती है आपको पता 3 लोगों के बीच में हुआ था, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और आपके जो दिल्ली के शासक थे उनके बीच में। तीनों त्रिस्तरीय युद्ध था, याद रखना आप। कौन सा? बक्सर का युद्ध। जबकि युद्ध था, नाम से तो पता पड़ रहा बहुत भयंकर युद्ध हुआ होगा, जबकि ये युद्ध ही नहीं हुआ। हुआ क्या था ये समझो आप पहले। अगर हमें देखिए, इन पढ़ेंगे पहले, इनकी रूपरेखा समझ लीजिए आप कहां से इसकी शुरुआत हुई है। तो आपका हमने पढ़ा पहले 1757। कौन सा युद्ध हुआ आपका? प्लासी का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध होता है आपका? प्लासी का युद्ध। इसमें अंग्रेजों ने जो बंगाल के नवाब थे उसे पराजित कर दिया। नवाब भाग कर जाता है, अंग्रेजों का क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता है, अंग्रेज अपने व्यक्ति को स्थापित कर देते हैं और उसे नवाब बना देते हैं। लेकिन उसके बाद फिर अगला युद्ध होता है कब? 1764 में। कौन सा होता है आपका? बक्सर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध हुआ आपका? बक्सर का। ये 3 लोगों के बीच में होता है। इधर बंगाल के नवाब भी थे। कहाँ के नवाब थे आपके? बंगाल के नवाब। फिर आए इधर ही अवध के नवाब थे। कहाँ के नवाब थे आपके? अवध। और उस समय देखिए दिल्ली सल्तनत पे भी तो कोई बैठा होगा कि नहीं होगा? यानी दिल्ली के शासक, दिल्ली के शासक। आप समझो अंग्रेजों की नीति क्या थी, कैसे ये युद्ध हुआ कि नहीं हुआ वो समझिए। इतना बैठे थे कौन? आपके अंग्रेज। ये जो था ना बंगाल का नवाब, पहले 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, अंग्रेज सिराजुद्दौला को भगा देते हैं। उसके बाद अंग्रेज अपना व्यक्ति बैठालते हैं वहां, उसे लगने लगता है धीरे धीरे कि अंग्रेजों ने अपने पैरों की जूती समझ लिया था, उसे अंग्रेज जैसा कहते थे वो वैसा करना पड़ता था। एक दिन अब भारतीय व्यक्ति हैं, कैसे व्यक्ति हैं? भारतीय। एक बात तो ईगो पे बात आ जाती है और उसे लग गया बुरा। बुरा लगने के बाद उसने एक मीटिंग रखता है, किससे मिलने के लिए? अवध के नवाब से। उनसे कहता है कि यार देखो अंग्रेज अपने इधर ही आए हैं, अगर हम तुम सब मिल जाएं तो एक महाशक्ति बन सकते हैं और अंग्रेजों को बाहर भगा सकते हैं। इनने कहा अब देखो थोड़े भारत के लोग थोड़े दिल से सोचने वाले होते हैं। इनने कहा ठीक है हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे, लेकिन हमें क्या फायदा, लड़ाई तो तुमसे हो रही है। देखो भारत के व्यक्ति मतलब ही ज़्यादा हैं, मदद करेंगे लेकिन फायदा जरूर ढूंढ लेंगे भी। ये कहते थे एक काम करो, अगर हम जीत गए ना, अंग्रेजों ने जो हमसे जीता छीना है ना वो तुम्हें ही दे देंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मतलब इन्हें क्षेत्र दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? क्षेत्र। फिर अगली बार हेल्पलाइन नंबर लगाते हैं, कहाँ पर? दिल्ली के शासक से कहा आप तो महाराज हो, आपका पूरे देश पर शासन है। धीरे धीरे वो आपकी इज्जत भी कम करते जा रहे हैं अंग्रेज आपकी। इन्हें भी थोड़ा ऐसी मोटिवेट बातें करी और वे भी तैयार हो जाते हैं। कहीं ठीक है आप लड़े चल रहे हैं,
सेना भी तैयार कर ली, हमें फायदा क्या है? उन्होंने कहा तुम्हारा सेना खर्च जितना होगा पूरा हम देंगे और थोड़ा पैसा भी हम तुम्हें सालाना दिया करेंगे। किसे? अब जैसे जी पहुंचे, भारत में तुम जानते हो जानकारी ज्यादा प्राइवेसी होती नहीं, अंग्रेजों को पता पड़ गया। किसे पता पड़ जाता है? अंग्रेज। कल लड़ाई होने वाली है। कब होने वाली है? अंग्रेजों के दूत रात में तुरंत ट्रांसफर थे, मीटिंग करी पर्सनल जिनसे, रात में जाकर मिलके कि तुम क्यों आए हो? अंग्रेज कहते हमारी तुमसे लड़ाई है। का ये कहते नहीं है। तुम काय मदद कर आए? दुश्मन का मतलब दुश्मन दुश्मन ही होता है। कहीं तुम्हें क्या फायदा है? कहीं वो जमीन देगा। क्या देगा? जमीन। बस डबल तुम्हें देंगे जी, पैसा देंगे, उससे ज्यादा दे देंगे, लड़ियो मती कल। बस क्या नहीं करना है? लड़ना नहीं है बस। तो फिर क्या होता है? जैसे ही सुबह हुई जे मुंह धो के तैयार हुए बेचारे, अब लड़ाई होगी क्योंकि सेना अपने पास ज्यादा है। फिर ने कहते रुक जाओ, कहीं जे मुंह धो के चाय पीने बैठे, जब तक जे पता पास में रहते ही नहीं, गोला ही हो गए। अब जे अकेले ही मिले, कौन? बंगाल के नवाब, सामने इनकी बड़ी सेना। इनने कहते अब निकल लो पतली गली से, पिटने वाले अपन ही, इसलिए जो बंगाल के नवाब भी भाग जाते हैं वहां से। ये हुआ था कौन सा युद्ध? बक्सर का। आप समझो अब क्या हुआ फिर। अंग्रेजों ने कहा माना कि तुमने गलती तो करी है। क्या करी है? गलती करी है, हमारे विरोध में आए, इसलिए अब हम संधि करेंगे। क्या करेंगे? संधि। संधि हुई 1765 में, इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि होती है आपकी? इलाहाबाद की संधि होती है, जे याद रखना। अब इलाहाबाद की जो संधि हुई उसमें क्या कहा गया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीन समझना आप, बंगाल, बिहार और एक और कौन सा है आपका? तीनों की जो दीवानगी हमें प्राप्त होगी। दीवानगी का मतलब अभी तक जो वहां के नवाब टैक्स ले रहे थे, अब वो टैक्स कौन लेगी? कंपनी। कौन लेगी? कंपनी लेगी। और तुम दोनों जो हो, तुम्हें हम थोड़ा सा क्षेत्र दे देंगे। इन्हें क्षेत्र दे दिया, इन्हें आगे चल के वो पेंशन वो भी बना देंगे आपके, इन्हें क्षेत्र दे दे। लेकिन दूसरा क्या कहते थे? तुम्हारे दरबार में भी एक अंग्रेज कमिश्नर बैठेगा। कौन बैठेगा? अंग्रेज कमिश्नर। का माना कि जे हारे थे, हारे तो तुम भी हो ना, और तुम्हारे आंतरिक डिसीजन और बाहर डिसीजन, तुम किससे लड़ाई लड़ोगे, किसके साथ तुम्हें संधि करनी है, पहले तुम्हें हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा किसने कहा था? अंग्रेजों। कौन सी संधि में? इलाहाबाद। यानी गुलाम एक बना था, बने तीन ही। अब ऐसे जो तीन क्षेत्र आए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अब अंग्रेज यहीं से पैसा सबसे पहले कमाएंगे। इसलिए जो हमने बताया आपकी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आती है, इसके पहले जो आपकी आती है 1772 में। इसके पहले बंगाल में देखो 1764 में द्वैध शासन लागू हो गया। कौन सा लागू हो जाता है? द्वैध शासन लागू हो जाता है। द्वैध शासन का मतलब ये भी समझ लीजिए आप, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। द्वैध शासन जिसको अपन क्या बोलते हैं? डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, यानी द्वैध शासन। अब द्वैध शासन चल कैसे रहा था? इधर हैं अंग्रेज, कौन है आपके? अंग्रेज, और इधर हैं आपके नवाब। कर लेंगे जे, कर की वसूली कौन करेंगे? अंग्रेज। लेकिन व्यवस्थाएं कौन करेंगे? व्यवस्था कौन करेगा? आपका नवाब। जनता की समस्या को सुनेगा कौन? जनता से पैसा लेंगे कौन? नवाब को पैसा देंगे कौन? समझो आप, उन्होंने ऐसा सिस्टम बिठा के रखा था, यानी बुराई होगी तो कौन की? नवाब की। जनता तो पैसा दे रही, नवाब को कहना पड़ा कि टैक्स लेने अंग्रेज आएंगे। अंग्रेज शोषण करते जा रहे थे। जब शोषण करते जा रहे थे तो अब जनता को सुविधा देगा कौन? नवाब। अब नवाब को उन्होंने लिमिट में पैसे देते थे। ऐसे कई बार घर वाले पिताजी आपको जेब खर्च नहीं दे देते, चलो आज 100 रुपया में काम चलाना है, तो ऐसे ही जेब खर्च देते थे। किसको? नवाब को। और वे ज्यादा विकास भी नहीं करने देते थे, इसलिए नवाब विरोधी होता गया जनता का। जनता तो जैसे आप डायरेक्ट कहोगे ना सरकार दुश्मनी है आपकी, लेकिन दुश्मन तो आपकी प्राइवेट कंपनियां हैं। सरकार एक क्या है? कठपुतली, जिसको चलाने वाले कौन होते हैं? बिजनेसमैन। यही अर्थशास्त्र बताएगी आपकी। चलाता कौन है सरकार को? बिजनेसमैन। सरकार तो एक क्या होती है? कठपुतली। ऐसे जेता कठपुतली नवाब। चलाने वाले कौन थे? अंग्रेज कभी भी राजा नहीं बने कहीं के, चाहते तो भी राजा नहीं बन जाते,
बन सकते थे ना, लेकिन वे कभी भी राजा नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा चेहरा हमेशा इसका ही लेकर आके, अभी हम सामने आ जाएंगे तो विरोध बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? विरोध। इसका उदाहरण आप देखने को मिलेगा आपको पाकिस्तान में। कहां देखने को मिलेगा? पाकिस्तान की सेना ज्यादा सक्षम है, इसलिए सरकार की ज्यादा नहीं चलती है, लोगों को ही पता है सेना ही सक्षम है वहां की, क्योंकि भारत में ऐसा नहीं। अब फिर क्या होता है, जब ये 1772 में, कौन सी डेट आती है आपकी? 1772 में एक व्यक्ति आते जिनका नाम था वारेन हेस्टिंग। कौन आते हैं आपके? वारेन हेस्टिंग। बंगाल से द्वैत शासन समाप्त कर देते हैं। किसे समाप्त करते हैं वो? बंगाल से द्वैत शासन समाप्त करते, क्योंकि 1770 का जो समय था उसे अकाल के नाम सूखा अकाल कहा गया है। क्या कहा गया था? सूखा अकाल का मतलब ये होता है कि वहां के लोग जो थे भूखे मरने लगे थे, अंग्रेजों ने इतने तरीके से लूटा था उसको, लोगों को खाने के भी लाले पड़ गए थे, उनको खाना भी नहीं देते थे और काम कराते जाते थे, तो लोग मरने लगे थे। ऐसा जब पता पड़ा किसी वारेन हेस्टिंग को, वो आए और उन्होंने तुरंत प्रावधान लाया कि बंगाल से द्वैत शासन क्या किया जाए? समाप्त कर दिया जाए। जब वो समाप्त करते हैं तो फिर लेकर आते, अब वसूली कैसे होगी? पैसा भी देना है और तुम समाप्ति भी कर रहे हो, वो भी तो एक अधिकारी है वारेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल बन के आया है। तो उसने लेकर हम एक नई व्यवस्था लेकर आएंगे जिसको नाम दिया गया था इजारेदारी प्रथा। याद रखिए कौन सी प्रथा है आपकी? तो वारेन हेस्टिंग। कौन से हेस्टिंग है? वारेन हेस्टिंग जो आए वो लेकर आए आपकी कौन सी? इजारेदारी प्रथा। कौन सी प्रथा लेकर आते हैं? इजारेदारी प्रथा। तो इजारेदारी प्रथा कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1772 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत आपकी? 1772 में होती है। इसको फार्मिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इजारेदारी प्रथा को क्या कहा जाता है? फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम किसे कहा जाता है? इजारेदारी प्रथा को कहा जाता है। अब इसमें क्या कहा उन्होंने कि जो नीलामी होगी, वसूली होगी, उसका राजस्व का जो ठेका लिया जाता था, इसमें जमींदारों को अलग रखा गया, क्योंकि वारेन हेस्टिंग का मानना था कि जमींदार अगर इसमें शामिल होंगे तो वे अपना परसेंट ले लेंगे। देखो, किसान, जमींदार, फिर अंग्रेज, तीन चीजें आ गई ना आपकी। पहले कौन, सबसे नीचे कौन होता आपका? किसान। इसके ऊपर कौन होते थे आपके? जमींदार। फिर आप पे आते थे अंग्रेज। तो उन्होंने कहा अगर हमें जमींदार रखेंगे तो इन्हें भी कमीशन देना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट संपर्क किया किससे? किसान से। तो किसानों के लिए जो था उन्होंने इसमें जमींदारों को भू राजस्व से वंचित रखा। इस कारण से जो परिणाम हानिकारक हुए और जो उनकी लाभ की दर थी वो घटती रही। घटते घटते 5 वर्षीय ठेकेदारी व्यवस्था असफल हो गई। वारेन हेस्टिंग 1 वर्षीय कर दिया। फिर उन्होंने पहले लेकर आए थे 5 वर्षीय, यानी भूमि दी जाए कितने वर्षों के लिए? 5 वर्ष के लिए, लेकिन उसको वो सफल नहीं होती। फिर 1 वर्ष के लिए लेकर आते हैं। कब? यानी इसको जो इजारेदारी प्रथा थी पहले थी वो 5 वर्षीय। कितने वर्षीय थी आपकी जी? 5 वर्षीय। कब चालू की गई थी? 1972 में, सॉरी 1772 में। 1776 में कर दिया गया था किसे? इतना 1 वर्षीय। कितने वर्षीय किया गया आपका? 1 वर्षीय कर दिया था। फिर उसके बाद आते हैं कुछ परिस्थितियों के कारण वारेन हेस्टिंग को बंगाल से भगा दिया जाता है और आ जाते हैं बंगाल पर कौन? कॉर्नवालिस। कौन आ जाते हैं आपके? कॉर्नवालिस। जब कॉर्नवालिस आते हैं तो वो देखते हैं कि भूमि जोतों पर जो है उतार चढ़ाव चल रहा है, इसलिए वो लेकर आते स्थायी बंदोबस्त। अब आया कौन सा आपका? स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त या जिसे जमींदारी प्रथा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसका दोष समझ लीजिए। जो अपन इजारेदारी प्रथा थी उसमें डायरेक्ट किसान से जुड़ गए आप। अब किसान पैसा देता था, नहीं देता था, आज है कल नहीं है। अब ऐसे कहा, अंग्रेजों को टाइम टू टाइम पैसा नहीं मिलता था। अब कॉर्नवालिस आया, कॉर्नवालिस ने कहा एक लीडर बना दो आप। क्या बना दीजिए? लीडर। लीडर से कहो तुम पैसे दोगे तो हम तुम्हें कमीशन देंगे, अगर पैसा नहीं आया तो हम तुमसे ही ले लेंगे पैसे। तुम या तो किसानों से लेकर आओ या तो नहीं तुम पैसा दो। कई बार था मैंने लीडर बना दिया। अब आप या तो तुम ही पैसा दे दो, हमें टाइम टू टाइम पैसा चाहिए। तुम किसानों से कैसे लोगे वो तुम जानो। इसलिए
स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या इसे जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही एक और नाम भी दिया जाता है इस्तमरारी व्यवस्था। इसे ही किस नाम से जाना जाता है आपका? इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। कौन सी व्यवस्था कहते हैं अपन? इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए, इस व्यवस्था को जागीरदारी भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? जागीरदारी। जागीरदारी मतलब कुछ लोगों को क्षेत्र फिक्स कर दिया, आपको इतने क्षेत्र की जागीरदारी दी जाती है। मालगुजारी व्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? 20 बेदारी भी के नाम से भी जाना जाता है। 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस, जेम्स ग्रांट और सर जॉन शोर ने इसको तैयार किया था। सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है इसमें? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस इसलिए आप जानोगे क्योंकि जो वायसराय होता है, योजना भले ही दूसरा व्यक्ति बना के लाता है, लेकिन नाम किसका होगा उसमें? वायसराय का ही होता है। इसलिए सबसे ज्यादा याद रखना, जागीरदारी या जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी आपकी? कॉर्नवालिस ने। किसने करी थी? कॉर्नवालिस। और जो वो 5 वर्षीय व्यवस्था थी, इसको बना दिया गया था 10 वर्षीय व्यवस्था। कितने वर्षीय व्यवस्था बना दिया आपका? 10 वर्षीय व्यवस्था। किसने बनाया? कॉर्नवालिस ने बनाया। अब इसमें क्या हुआ कि जो जिनमें भूमि स्वामी और लगान की अधिकारी जमींदार को ही माना गया। किसे माना गया था? भूमि स्वामी। देखो, जागीर दी है मतलब आप उतने मालिक हो गए, अब आप अपने अनुसार किसान को सौंप सकते हो, लेकिन आपको वो जितना जागीरदार से पैसा आएगा वो उस जागीरदार से ही लेंगे। कौन? अंग्रेज। ठीक है ना। फिर क्या होता है? 1790 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था लागू कर दी। हमने लिखा 1793 में इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी रूप से लागू कर दिया। याद रखना, स्थायी रूप से कहां लागू किया गया इसे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में से लागू कर दिया। फिर आगे बात आती है कि देखिए, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था तकनीकी ब्रिटिश शासन की लगभग 19% भूमि पर लागू हुई। कितने प्रतिशत भूमि पर लागू हुई आपकी? 19%। सर्वप्रथम यह व्यवस्था बंगाल में लागू की गई। पहले बंगाल, फिर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीनों में लागू हो गई आपकी। कालांतर में इसे उत्तर प्रदेश के बनारस खंड व उत्तरी गोलार्ध के कर्नाटक में भी लागू किया गया था। याद रखना, तीनों क्षेत्रों के अलावा मैंने से अधिकार तो इनका कहां पर था शुरुआत में? आपने कहा बंगाल। कहां पर लागू था? बंगाल। यही है आपका बिहार, और ये कौन सा है आपका? उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 हो गए आपके। अब देखिए, इनके बाद उनका जैसे अंग्रेजों का आधिपत्य बढ़ता जाता है तो उन्होंने इसको लागू कर दिया कहां पर? उत्तर प्रदेश। और कहां पर आपका? कर्नाटक। यहां पे इसको लागू टोटल कितने % भाग पर हो गई उनकी? 19% भाग पर लागू हो जाती है। फिर क्या होता है? फिर जमींदार किसान से वसूलने गए लगान का 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा करता था। सोचो कितना भाग? 11 रुपए की फसल निकली है, 10 रुपए तुम्हें देना है। भाई 1 रुपए में तुम बीज ले लो, तुम अपने साल भर का गुजारा कर लो। आप उन्हें कोई मतलब नहीं निकलती है नहीं निकलती, लेकिन उन्हें कितना भाग चाहिए? 10। 11 में से कितने भाग देना पड़ेगा? 10 भाग। शेष 1/11 भाग अपने खर्च, परिश्रम, दायित्व के लिए पास में रख लेता था। तो सोचो कितना शोषण होगा उस समय। फिर व्यवस्था लागू करने के कारण निश्चित तथा स्थायी आय हो गई। फायदा देखना क्या हो गया जब उन्होंने जमींदारी व्यवस्था की। जैसे मान लो आपसे कहते आपको हर महीने इतने पैसे देना ही देना है, चाहे तुम दो चाहे तुम घर वालों से लेकर ले, पैसे निश्चित हो जाएंगे, तो आय फिक्स हो जाती ना व्यक्ति की। दूसरा, लगान वसूली पर समय और पैसा खर्च कम हो गया था। अब वैसे किसानों से मांगने जाते जगह जगह, जैसे आज आपने नहीं देखा कोई फाइनेंस करवा लेता तो फाइनेंसर वो कलेक्शन वाले जिनके पास ही जाते, किसान आज है नहीं है, खेत पे चले गए, जहाँ चले गए फोन ही नहीं उठाए सामने वाले। इसलिए मैंने कहा आप सब लोगों से कांटेक्ट करने से अच्छा जमींदार से कांटेक्ट करो। किससे करेगा वो? तो समय भी बचेगा और पैसा भी बचाओगे। फिर सशक्त जमींदारों को अपना समर्थक बनाना। सशक्त मतलब जो मजबूत थे, मजबूत मतलब जो लड़ने में सक्षम थे। अगला, योग्य कर्मचारी एवं भूमि के संदर्भ में ज्ञान का अभाव था। अब उस समय लोग योग्य कर्मचारी भी नहीं थे,
है ना, और भूमि के संदर्भ में ज्ञान का अभाव भी था लोगों के पास। इस कारण से उनकी बातों में आते गए और फिर उन्होंने लेकर आए कौन सा नियम, सूर्यास्त नियम। कौन सा नियम लेकर आए, सूर्यास्त नियम। सूर्यास्त नियम क्या था, अगर आज शाम तक की डेट है तुम्हारी और अगर आज शाम तक तुमने पैसा नहीं दिया तो तुम्हारे जमीन का अधिकार दूसरे को सौंप दिया जाएगा। सूर्यास्त नियम का मतलब क्या था, अगर कोई व्यक्ति अपना लगान नहीं दे पाता निश्चित समय तक तो उसका जो अधिकार है, जब भूमि पर अधिकार था, वो उससे छीनकर किसी और को सौंप दिया जाएगा। ये था आपका कौन सा नियम, सूर्यास्त नियम। तो सूर्यास्त नियम भूमि कर न देने की स्थिति में भूमिदार को भूस्वामित्व के अधिकार से वंचित होना पड़ता था, उसकी भूमि को छीनकर दूसरे लोगों को दे दिया जाता था। कौन सा नियम में, सूर्यास्त नियम में। फिर आगे व्यवस्था आती है आपकी कौन सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था आती है आपकी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो देखिए टॉमस मुनरो, कौन से मुनरो आए आपके, नाम याद रखिए। सबसे पहले आपने पढ़ी थी अभी कौन सी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, लेकर आए थे कॉर्नवालिस। कौन लेकर आए थे, उसके पहले पढ़ी थी इजारेदारी व्यवस्था, कौन लेकर आए थे, वॉरेन हेस्टिंग। अब कौन सी आई है आपकी, कौन सी व्यवस्था आई है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लेकर कौन आए हैं, टॉमस मुनरो। जिस समय मद्रास का गवर्नर था उस समय उसने कुल उपज के तीसरे भाग को भूमि कर का आधार मानकर मद्रास में इस व्यवस्था को लागू किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कहां पर हुई थी, मद्रास में। कहां पर हुई थी आपकी, मद्रास में हुई आपकी, ठीक है ना। और पहली बार 1792 में मद्रास के 12 महल जिले में इसे लागू किया गया था। कहां पर लागू किया गया था, मद्रास के 12 महल जिले में से लागू किया था। किसने किया था, टॉमस मुनरो ने। कब, 1792 में। कहां पर, मद्रास। मद्रास में कहां पर, 12 में। कितना भाग लिया जाता था आपका, तो आप बताओ, कुल उपज का तीसरा भाग। कुल उपज का कितना आपका, तीसरा भाग वो सामने वाला उसमें से ले लेता था। फिर आगे क्या हुआ, मद्रास में यह व्यवस्था लगभग 30 वर्षों तक लागू रही। फिर इस व्यवस्था में सुधार के अंतर्गत 1855 ईस्वी में उपज का 30% भाग लगान के रूप में निर्धारित किया गया था। कितने % भाग लेते थे वो, 30। उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि देखो 11 में से 10 ले रहे थे, वो तो ज्यादा हरामदायक हो गई आपकी। इधर उन्होंने कितना भाग लेता था, वो केवल 30%। तो अच्छा था, लोगों को फायदा था, किसान उससे फायदे में थे। फिर आगे देखिए आपका, परंतु 1864 ईस्वी में कंपनी सरकार ने भू भाटक यानी भूमि का भाड़ा किराया को बढ़ाकर कितना कर दिया, 50%। अब 50% लेने लगे वो आपके। मैक्सिमम कितना कर दिया गया उसको, 50% कर दिया गया। फिर उसके बाद अगली व्यवस्था आती है जिसको नाम दिया गया था महालवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था आती है आपकी, महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था को लाने वाले थे कौन, हॉल्ट मैकेंजी। याद रखिए, कौन लेकर आए थे आपके, हॉल्ट मैकेंजी। कब लेकर आए थे इसे, 1822 में। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामुदायिक अधिकार होगा। अब उन्होंने कह दिया जो आपके जमींदार बनाए थे उनका अधिकार नहीं होगा, अब गांव के एक मुखिया जो होगा उसका अधिकार होगा। जैसे वर्तमान में आप कहते हो सरपंच, अब उन्होंने लीडर पकड़ लिया गांव का। पहले जमींदार बहुत होते थे, अब जमींदार नहीं। अब उन्होंने कहा कौन होगा आपका, गांव का समुदाय यानी उसका मुखिया होगा। सरकारी लगान को एकत्र करने के प्रति पूरा महाल या क्षेत्र सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता था। महाल के अंतर्गत छोटे व बड़े सभी स्तर के जमींदार आते थे। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में सर्वप्रथम लागू हुई थी। कहां पर लागू हो गई आपकी, ठीक है ना, सभी जगह जो आपकी कैसी हो जाती है, लागू हो जाती है। कौन सी व्यवस्था आपकी, महालवाड़ी व्यवस्था। देखिए सबसे पहले 30% था, फिर कितना हो गया 50%। आगे चल के जो विलियम बेंटिक आते हैं, जो एंटिक थे इसलिए कर दिया कितना 66%, मतलब 2/3। कितना हो गया आपका, 2/3 ही होता है 66%, मतलब 6.66 चला जाएगा आपका, 66% कर दिया। फिर आते हैं लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने कितना कर दिया, फिर दोबारा से घटाकर 50%। फिर ने कहा ज्यादा मत करो, लेकिन इस हड़प नीति तो जिनकी थी। कौन सी नीति थी आपकी, हड़प नीति। जेई लेकर आए डलहौजी।
अब दल इनके बाद भी कुछ और पढ़ना पड़ता है। तो आप जैसे इसमें बात करोगे तीन कठिया प्रथा, कौन सी प्रथा आती है आपकी? तो देखिए कुछ प्रथाएं हैं जो अपने नाम याद रखना है। कौन सी प्रथा आई सबसे पहले, जिसको नाम दिया गया था आपका, उसका नाम है तीन कठिया प्रथा। कौन सी बात करते हैं अपन? तीन कठिया प्रथा। तो तीन कठिया प्रथा में क्या था आपका कि जो वो किसान थे, किसान इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार, ये कहां पर चली थी आपकी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो चंपारण बिहार में हुई थी। कहां पर, क्षेत्र कौन सा था? इसकी शुरुआत हुई आपकी चंपारण बिहार में। जो भूमि के किसान थे उन्हें अपनी भूमि का 1/3 भाग पर, यानी कितना आपका, भूमि के कुल भाग का 1/3 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। कितनी खेती करनी होती थी आपकी? 1/3 भाग पर कितनी खेती करनी पड़ेगी उनको? नील की खेती करनी पड़ती थी। इसी को नाम दिया गया था क्या आपका? तीन कुटिया प्रथा। यानी जो बागान मालिक थे उन्हें खेती करना पड़ता था। किसकी खेती करना पड़ता था? नील की खेती। ऐसा वो प्रावधान लेकर आते हैं, ठीक है ना। फिर आती है आपकी ददनी प्रथा। कौन सी प्रथा आती है? ददनी प्रथा। आप बताओ कौन सी प्रथा है आपकी? ददनी प्रथा। तो ददनी प्रथा में क्या हुआ? इस प्रथा में ब्रिटिश व्यापारी उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों और पेशगी करारनामा लेते थे जो बाजार भाव से अधिक होता था। यानी इसमें क्या करते थे आपकी ददनी प्रथा में? जो ब्रिटिश थे, कौन थे आपके? ब्रिटिश ने व्यापारी हो गया आपका, जिसमें कारीगर, शिल्पी हो गए आपके, कारीगर हो गए हैं, और कौन हो गए आपके? शिल्पी। इन पर कर लगाना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? कर लगाना इन पर प्रारंभ कर दिया। तो किस में आया था आपका जी? तो याद रखना ये ददनी प्रथा के अंतर्गत आया। फिर एक और प्रथा आती है दुबला हाली प्रथा। एक प्रथा की और अगर हम बात करें तो कौन सी आती है आपकी? दुबला हाली प्रथा। तो ये दुबला हाली प्रथा क्या थी? तो देखिए अगर इसके बारे में देखें तो भारत के इसमें पश्चिमी क्षेत्र सूरत में प्रचलित थी। ये कहां पर प्रचलित थी आपकी? यह सूरत में प्रचलित थी। कहां पर प्रचलित थी आपकी? सूरत में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत दुबला हाली कहलाने वाले भूदास अपने मालिकों को ही अपने संपत्ति और स्वयं का संरक्षक मानते थे। इसमें जो भूदास थे, कौन थे आपके? भूदास, मतलब जो भूमि पर खेती करने वाले थे वो दास कहलाए आपके। वो जमींदार को अपना और संपत्ति का संरक्षक मानते थे। जी अपन ने याद रखना है, किसका संरक्षक मानते थे? जमींदार को अपना, मैंने हमारे अगर हमें कोई समस्या आती तो जमींदार उस सब सुलझाएगा, और हमारी जो संपत्ति है उसका भी संरक्षक कौन है आपका? जमींदार। किसमें कहा गया आपका? दुबला हाली प्रथा। ये कहां पर शुरुआत की गई थी इसकी? सूरत में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये हमने तीन प्रथाएं पढ़ ली हैं। कौन कौन सी हो गई थी इसमें आपकी? पहला आया तिनकुटीय प्रथा, फिर आती है आपकी कौन सी? ददनी प्रथा, फिर आई आपकी कौन सी? दुबला हाली प्रथा। ठीक है ना। थोड़ा सा और बचा हुआ है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान कौन तैयार करता है? इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए भारत का कच्चा माल
कम दामों पर लेकर विनिर्मित वस्तु को महंगे दामों पर बेचा गया, जिससे मुद्रा अंग्रेजों के पास चली गई, जिसे धन का बहिर्गमन या ड्रेन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि धन बहिर्गमन क्या है, तो आप कहोगे भारत का धन कहाँ ले जाया जा रहा था, ब्रिटेन, ठीक है ना। इसे बोला गया धन का बहिर्गमन। जो भारत का धन है, भारत से कमा रही कंपनी और उसे कहाँ भेज रही है, ब्रिटेन भेजा जा रहा है, उसी को बोला गया क्या, ड्रेन थ्योरी। अगर आपसे कोई पूछ ले ड्रेन थ्योरी क्या है, तो आप बता देना इसी को बोलते हैं धन का बहिर्गमन, ठीक है ना। सबसे पहले जो है इसका ध्यान आकर्षित करने वाले थे जिनका नाम था दादाभाई नौरोजी। कौन थे आपके, दादाभाई नौरोजी ने अपनी एक किताब है जिसका नाम था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल में इसका वर्णन किया हुआ था, किसका, धन का बहिर्गमन। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है धन बहिर्गमन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, दादाभाई नौरोजी ने। फिर आगे बात आती है जॉन सुलिवन। जॉन सुलिवन ने क्या कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था एक ऐसी स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तुओं को सोख लेती है और उसे टेम्स नदी के किनारे छोड़ देती है और निचोड़ देती है। स्पंज का मतलब काम समझते हो, स्पंज पानी को सोखती है, सोख कर और अपन उसे दूसरी जगह निचोड़ देते हैं। ऐसा ही उन्होंने बताया। किसने बताया है, जॉन सुलिवन ने, कि इसे भारत से सोखा जाता है और यूरोप में जाकर निचोड़ दिया जाता है। मतलब कौन सी नदी के किनारे से सोखा जाता है, गंगा नदी के किनारे, और कहाँ निचोड़ दिया जाता है, टेम्स नदी। कौन सी नदी आपकी, टेम्स नदी के इधर निचोड़ दिया जाता है। ऐसा बताने वाले थे कौन आपके, कौन ने बताया था, आप बताओगे जॉन सुलिवन ने। अगला आया आपके दादाभाई नौरोजी, जिन्होंने 1867 में भारत में के राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। याद रखना, जो अपन सांख्यिकी के बारे में पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था सबसे प्रथम, तो दादाभाई नौरोजी। इन्हों को कहा जाता था द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसको, दादाभाई नौरोजी को। तो इनकी किताब का भी नाम याद रखना, इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है क्या, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी किताब का नाम अपन लिखना चाहें तो आप क्या बताओगे, द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किसकी किताब है आपकी, दादाभाई नौरोजी की है। इसी में उन्होंने बताया धन का बहिर्गमन। धन का बहिर्गमन के बारे में बताया किसने, दादाभाई नौरोजी ने। याद रखना, इसी में जो है उन्होंने धन के निष्कासन के बारे में, बहिर्गमन शब्द ना आकर क्या शब्द आ सकता है आपका, निष्कासन के बारे में भी इन्होंने ही बताया था। फिर उनके बाद आते हैं महादेव गोविंद रनाडे। कौन आया आपके, महादेव गोविंद रनाडे ने, उन्होंने भी इसके बारे में बताया, धन निकासी का विरोध किया, ठीक है ना। फिर जैसे धीरे धीरे करके आपने देखा हुआ अंग्रेज जो है, जैसे आप संविधान पढ़ते हैं उसमें भारत के लोग इस पर ध्यान देने लगते हैं और फिर धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार जो है भारत में विकास करना चालू करती है। आप फिर शिक्षा पर भी वो योगदान देने लगते हैं। दादाभाई नौरोजी ने अपनी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में 1876 धन के बहिर्गमन का सिद्धांत या आर्थिक दोहन का सिद्धांत या भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। किसने किया था, दादाभाई नौरोजी। एक और व्यक्ति आए जिनका नाम क्या था आपका, रमेश चंद्र दत्त, इन्होंने भी उसके बारे में बताया था। और एक और व्यक्ति आते हैं आपके BKRB राव। कौन आया आपके, BKRB राव, जिन्होंने भी आपके इसके बारे में बताया था। और ये हमारा टॉपिक हो जाता है कैसा, कंप्लीट। अब अगली क्लास में आप पढ़ेंगे भारत की प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं। कितनी पंचवर्षीय हैं, आपने देखा 12 पंचवर्षीय योजना है, वो आपकी अगली क्लास में हो जाएंगे। आशा है कि आप सबको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद, धन्यवाद।